हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो ये जो पेपर है ये 2021 वाला है, यानी जनवरी 2021 में जो पेपर हुआ था ये वही पेपर है। तो इसमें जो ईवीएस के क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने दिसंबर 2019 वाला पेपर लिया था। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा पेपर सेकंड के लिए एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। तो यदि आप पेपर सेकंड भी देने वाले हैं और आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? पहला है लद्दाख, दूसरा है जम्मू और कश्मीर, तीसरा है मणिपुर और चौथा है चंडीगढ़। तो आप सभी लोगों को पता है कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख और पुडुचेरी। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा भारत का संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो मणिपुर नहीं है। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक हैं? पहला विकल्प है बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम और उड़ीसा, तीसरा है गुजरात और तमिलनाडु और चौथा है बिहार और बॉम्बे हाई। तो कच्चे तेल के उत्पादक हैं गुजरात और तमिलनाडु। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। भारत में कच्चा तेल आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और गोदावरी और कृष्णा नदी घाटियों में पाया जाता है। अब और विकल्प क्यों सही नहीं है? क्योंकि इनके साथ जो लिखे हुए हैं वहां पर कच्चा तेल नहीं पाया जाता। जैसे बॉम्बे हाई में यहाँ कच्चे तेल का उत्पादन होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कच्चे तेल का उत्पादन नहीं होता, इसीलिए पहला विकल्प उत्तर नहीं है। असम में कच्चा तेल पाया जाता है लेकिन उड़ीसा में नहीं उत्पादन होता है, इसीलिए ये विकल्प गलत है। और बिहार में कच्चे तेल का उत्पादन नहीं होता, बॉम्बे हाई में होता है। तो हमें वह विकल्प बताना था जिसमें दोनों ही कच्चे तेल के उत्पादक हैं। तो इसमें तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? पहला विकल्प है मोहनदास करमचंद गांधी, दूसरा विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा विकल्प है डॉक्टर भीमराव बाबा साहिब अम्बेडकर और चौथा है सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन। तो डॉक्टर भीमराव बाबा साहिब अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है और इन्हीं के नेतृत्व में भारत का संविधान बनाया गया था। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इनके बारे में आपको और क्या क्या याद रखना है? इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रांत में महू में हुआ था, यानी कि वर्तमान में अब उसे मध्य प्रदेश कहते हैं। तो मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म हुआ था और उन्होंने 1947 से 1951 तक भारत सरकार के पहले कानून मंत्री के रूप में कार्य किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और उन्हें भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, ये भी याद रखिए। और मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। मोहनदास करमचंद गांधी, तो इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और ये सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, ये भी आपको याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है
और इन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। और सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। तो ये इनके बारे में आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पहला लिखा है पौधे को सहारा देना, दूसरा है ह्यूमस प्रदान करना, तीसरा है भोजन संचित यानी भंडारण करना, और चौथा है पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के कार्य हैं, यानी कि ये जो कार्य दिए गए हैं, बताए गए हैं यहाँ पर, इनमें से हमें वे कार्य बताने हैं जो जड़ों के हैं। तो पौधे को सहारा देना ये जड़ का कार्य है। ह्यूमस प्रदान करना तो ये जड़ का कार्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ह्यूमस जो है मिट्टी की ऊपरी परत में पाया जाता है, जड़ें ऐसे प्रदान नहीं करती हैं, तो ये इसमें गलत हो गया। भोजन का संचय यानी संचित करना भोजन या भंडारण करना ये सही है। और डी में लिखा है पानी और खनिजों को अवशोषित करना, ए सी डी इसमें सही है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जड़ों के बारे में आपको और क्या याद रखना है? जड़ें दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। तो ये प्रकार भी आपको याद रखने हैं, पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? पहला विकल्प है कर्नाटक, दूसरा विकल्प है केरल, तीसरा विकल्प है तेलंगाना और चौथा विकल्प है तमिलनाडु। तो ये जो कस्बा है अब ये तेलंगाना का भाग है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पहले ये आंध्र प्रदेश का भाग हुआ करता था। पहले ये कस्बा आंध्र प्रदेश का भाग हुआ करता था, लेकिन आंध्र प्रदेश से तेलंगाना विभाजित होकर एक नया राज्य बन गया। तो ये अब जो कस्बा है ये तेलंगाना के अंतर्गत आता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, यानी कि जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में है, हमें वह समूह बताना है। पहला है गुड़, आंवला, टमाटर, दूसरा है आंवला, पालक, गुड़, तीसरा है आंवला, बंद गोभी, टमाटर और चौथा है बंद गोभी, आंवला, पालक। तो जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में है वह है आंवला, पालक, गुड़। यदि किसी को एनीमिया हो जाता है तो डॉक्टर इन चीजों को खाने की सलाह देते हैं। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। पहला है फाख्ता, कौआ, मोर, दूसरा है बाज, कबूतर, तोता, तीसरा है कौआ, चील, बुलबुल और चौथा है बाज, चील, गिद्ध। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और आपको याद कर लेना है कि बाज, चील, गिद्ध ये जो पक्षी हैं ये मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। तो चौथा विकल्प इसमें आपका उत्तर है, बाज, चील, गिद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है नीचे दिए गए किस एक राज्य के लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? पहला विकल्प है राजस्थान, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है असम और चौथा है उड़ीसा। तो मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं असम में, क्योंकि वहां पर बारिश अधिक होती है, तो इसीलिए लोग इस तरीके के घर बनाते हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। राजस्थान के लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं
मिट्टी के घर बनाते हैं जिनकी दीवारें मोटी होती हैं और छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं। लद्दाख में 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं। नीचे वाली मंजिल में जरूरी सामान और जानवरों को रखा जाता है और जो नीचे की मंजिल होती है उसमें कोई भी खिड़की नहीं होती और ऊपर की मंजिल में घर के सभी सदस्य रहते हैं और घर की दीवारें पत्थर को एक के ऊपर एक रखकर बनाई जाती हैं। और मैंने कई बार आपको लद्दाख के घरों की विशेषताएं बताई भी हैं, तो आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारत के मानचित्र में दिल्ली के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशाएं क्रमशः हैं। पहला है दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, दूसरा है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, तीसरा है उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम और चौथा है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो दिल्ली के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशाएं पूछी गई हैं। तो दिल्ली के सापेक्ष गांधीनगर है दक्षिण पश्चिम में और पटना है दक्षिण पूर्व में। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। पहला विकल्प है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, दूसरा विकल्प है ग्रेगोर जॉन मेंडल, तीसरा विकल्प है जॉर्ज मेस्ट्रल और चौथा है चार्ल्स डार्विन। तो ग्रेगोर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए थे और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और जो खोज इन्होंने की थी यह उस समय के वैज्ञानिक को समझ ही नहीं आई थी। मेंडल के मरने के बाद वैज्ञानिक उनके प्रयोग को समझ पाए थे। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, तो यह एक आनुवांशिकीविद थे और इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। जॉर्ज मेस्ट्रल, तो जॉर्ज मेस्ट्रल ने वेल्क्रो बनाया था और चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाई गई 6 विषयों में से एक है। पहला है पदार्थ, दूसरा है प्राकृतिक संसाधन, तीसरा है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं और चौथा है चीजें कैसे काम करती हैं। तो पर्यावरण अध्ययन में 6 विषय शामिल किए गए हैं। मैंने आपको कई बार बताया है कौन कौन से हैं। पहला है परिवार और दोस्त, दूसरा है भोजन, तीसरा है आश्रय, चौथा है पानी, पांचवा है यात्रा और छठवां है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। पहला विकल्प है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, दूसरा है निर्णय वाले कथनों को लिखना, तीसरा है मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना और चौथा है बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो क्या नहीं दर्ज करना चाहिए, नहीं का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले उपाख्यान अभिलेख के बारे में जान लीजिए। तो उपाख्यान अभिलेख अप्रत्याशित घटनाओं में बच्चों के निष्पादन और व्यवहार के संक्षिप्त और महत्वपूर्ण विवरण हैं। अब इसमें क्या दर्ज नहीं करना चाहिए ये पूछा गया है। तो मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, एक तो ये इसमें शामिल है, और निर्णय वाले कथनों को लिखना, ये इनमें दर्ज नहीं करना चाहिए। ए और बी इसमें सही है, यानी कि जो पहला विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें लिखा है कि उपाख्यान अभिलेख में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। पहला है एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे,
दूसरा है अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। तीसरा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। और चौथा है पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। तो पूछा गया है कि आप एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। तो एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, पहला है परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है। दूसरा है पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। तीसरा है अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। और चौथा है पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन। तो पुनीत ने क्या किया है कि अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र बनाने को कहा। क्यों कहा? क्योंकि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के जो विचार हैं वह शिक्षक प्राप्त कर सके। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, यानी कि बच्चे पाचन के बारे में क्या विचार रखते हैं, उन विचारों को जानने के लिए शिक्षक ने ऐसा किया है। तो दूसरा विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। पहला विकल्प है रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। दूसरा है अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। तीसरा है इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। और चौथा है बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। अब इसमें पूछा गया है कि रचनात्मक आकलन के संबंध में जो सही नहीं है वह बताना है। तो रचनात्मक आकलन क्या है? तो यह एक प्रकार का मूल्यांकन है जो सीखने और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चे की प्रगति की निगरानी करने के लिए संदर्भित किया जाता है। अब इसमें जो सही नहीं है वह है कि रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। ये सही नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना देना आवश्यक नहीं है। इसीलिए इसमें जो सही नहीं है वह पूछा गया था, इसीलिए पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? पहला है रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। दूसरा है विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। तीसरा है केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें। और चौथा है एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। तो स्मिता जो है अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। कार्य से संबंधित कहा गया है, तो स्मिता को क्या करना चाहिए कि एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है, ताकि यदि बच्चे दिमाग में ये छवि बनाए हों कि ऑटो सिर्फ पुरुष चला सकते हैं तो उनकी ये गलतफहमी दूर हो सके। तो इसीलिए एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चलाती हैं। तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। लैंगिक असमानता क्या है? यह जैविक लिंग के आधार पर व्यक्तियों के बीच असमानता को संदर्भित करता है, तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। पहला विकल्प है उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। दूसरा है किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। तीसरा है माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। और चौथा है उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। तो कक्षा 5 का कोई बच्चा है और आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करता है, तो मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है कि सबसे पहले उसकी कठिनाई का पता लगाया जाए और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बाकी विकल्प आप पढ़ेंगे तो आपको विकल्प पढ़कर ही पता चल जाएगा। विकल्प आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जब भी पेपर में आप जाएं तो पहले प्रश्न को समझें कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, फिर विकल्प ध्यान से पढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है मुस्कान ने
परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? पहला है, वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। दूसरा है, यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। तीसरा है, वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। और चौथा है, यह है इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। तो शिक्षिका ने एक वाद विवाद का आयोजन किया है और विषय क्या रखा है कि परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। तो इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है कि यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करेगा। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईवीएस में मानचित्रण कौशल। पहला विकल्प है, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। दूसरा है, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। तीसरा है, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। और चौथा है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तो ईवीएस में मानचित्रण कौशल स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। एक मानचित्र एक सपाट सतह पर पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। पहला है, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। दूसरा है, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। तीसरा है, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। और चौथा है, दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। तो प्रश्न में कहा गया है कि ईवीएस की प्रकृति सहायक है, तो पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन एक बहुआयामी विषय है जो विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को शामिल करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? पहला है, सहयोग। दूसरा है, न्याय के प्रति सरोकार। तीसरा है, समानता के प्रति सरोकार। और चौथा है, अवधारणा मानचित्रण। तो ईवीएस में आकलन का व्यापक संकेतक नहीं है पूछा गया है, तो अवधारणा मानचित्रण। चौथा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल्बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? पहला है, यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। दूसरा है, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। तीसरा है, यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है। और चौथा है, यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल्बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद दिया गया है। और यह अनुच्छेद क्यों शामिल किया गया है, यानी इसके उद्देश्य क्या है? तो यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। तो ये इसमें शामिल नहीं होगा। तीसरे में लिखा है, यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है। और यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो ACD इसमें सही है, यानी कि दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा?
पहला विकल्प है कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना। दूसरा है समूह चर्चा को प्रोत्साहन करना। उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना। और चौथा है नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। तो अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों ये कहा गया है। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है चौथा विकल्प कि नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। क्योंकि जो क्षेत्रीय यात्राएं होती हैं एक सीखने के दृष्टिकोण को संदर्भित करती हैं जो अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी को एक निश्चित स्थान पर ले जाकर सुनिश्चित करती हैं जहां वे वास्तविक परिस्थितियों से जुड़कर ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो इसमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। पहला है ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है। दूसरा है ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। तीसरा है ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। और चौथा है ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। तो इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है क्योंकि ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में मदद करते हैं। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। पहला विकल्प है अनुशासन को बनाए रखने के लिए। दूसरा है ध्यान खींचने के लिए। तीसरा है नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। और चौथा है कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। तो पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है ताकि कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाया जा सके यानी जानने की इच्छा को। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल। पहला विकल्प है असम। दूसरा है उड़ीसा। तीसरा विकल्प है मिजोरम। और चौथा है झारखंड। तो तोरांग का अर्थ है जंगल झारखंड में। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा झारखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर बाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। बाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है। तो जैसा कहा गया है उसी के अनुसार हम चित्र बनाएंगे जैसा प्रश्न में कहा गया है और अपना उत्तर निकालेंगे। तो आप सभी लोगों को पता है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण मैंने आपको कई बार बताया है। अब इसमें लिखा है कि आप पहले दक्षिण में 125 मीटर की दूरी पर जाते हैं। ये रहा आपका घर। दक्षिण में आपको 125 मीटर की दूरी तय करनी है। ये 125 मीटर है। तो दक्षिण में आप 125 मीटर की दूरी पर जाते हैं, फिर एक 100 मीटर लंबे सुरंग पथ को पार करते हैं। ये 100 मीटर की दूरी चल के हमने एक सुरंग पथ को पार किया। उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है और अंत में बाई पर अपने विद्यालय तक पहुंचते हैं जो उत्तर में 125 मीटर की दूरी पर है। यानी कि यहाँ से हमें उत्तर की तरफ चलना है तो ऊपर होता है उत्तर, तो हम उत्तर की तरफ चलेंगे 125 मीटर और ये हम अपने विद्यालय बाई पर पहुंच गए। अब क्या पूछा गया है कि विद्यालय के संबंध में एक्स पर आपका घर है, यानी कि हमें बाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है ये बताना है। तो ये रहा आपका घर, ये रहा विद्यालय। तो विद्यालय के सापेक्ष आपका घर स्थित है 100 मीटर ठीक पश्चिम में, क्योंकि ये विद्यालय रहा और यहां से इस तरफ आपका घर है, ये बीच की दूरी 100 मीटर है। तो घर आपका ठीक पश्चिम में है, यानी कि आपका जो तीसरा विकल्प है 100 मीटर ठीक पश्चिम, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कोई लड़का नागरकोइल से
मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर की दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? तो इस तरीके का प्रश्न कई बार पूछा गया है। यदि आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा। दूरी हमें दी गई है 1145 किलोमीटर। औसत चाल क्या होती है? दूरी बटे में समय। तो ये दूरी हमने लिख ली। समय की गणना हम करेंगे जो हमें यहाँ पर दिया गया है उसी के अनुसार। तो कुल समय यदि आप निकालेंगे, 4 जून को रेलगाड़ी चली है, कितने बजे चली है? 22:30 पर, और पहुंची कब है? 6 जून 2020 को 4:30 बजे। यानी कि कुल समय पूरा जो लिया गया है वह लिया गया है 30 घंटे का। तो हम 30 घंटे से यानी 30 से दे देंगे भाग, हमें उत्तर मिल जाएगा 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है, यानी जो गलत है वह हमें बताना है। पहला है प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। दूसरा है नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। तीसरा है छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं। और चौथा है छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं। तो मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। एक होती है रानी मधुमक्खी, तो ये अंडे देती है। नर मधुमक्खियां कोई विशेष कार्य नहीं करती हैं और सबसे महत्वपूर्ण होती हैं श्रमिक मधुमक्खियां। अब इसमें जो सही नहीं है वह बताना है। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प लिखा हुआ है कि नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये गलत है और गलत ही पूछा गया है। नर मधुमक्खियां कोई विशेष कार्य नहीं करती हैं, सबसे अधिक कार्य करती हैं श्रमिक मधुमक्खियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। पहला विकल्प है अफगानिस्तान से, दूसरा है इंग्लैंड से, तीसरा है दक्षिण अमेरिका से और चौथा है दक्षिण अफ्रीका से। तो मिर्ची लाए थे दक्षिण अमेरिका से, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो ये पेपर था जनवरी 2021 वाला। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जल्द ही PYQ की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं NCERT की क्लास शुरू कर दूंगी, उसमें मैं इन सभी टॉपिक को आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।